तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्ट वन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, जो कि बीबी और बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर बच्चों के लिए है। तो हम लोग पार्ट वन में क्या क्या पढ़े थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। तो हम लोग पढ़े थे मीनिंग्स ऑफ इनकम टैक्स, देन फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम टैक्स जिसमें कैनन्स ऑफ टैक्सेशंस, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पढ़े थे, देन टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़े थे इन इंडिया, राइट। अभी हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में और अच्छे से, और उसका डिफरेंस फिर क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स टेक्स्ट में। तो जिन लोग ने भी नहीं देखा है पार्ट वन, जाके सबसे पहले पार्ट वन देख लो आप। डायरेक्ट टैक्स उसमें बताया गया है अच्छे से, और इनडायरेक्ट टैक्स भी बताया गया है एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले कि डिफरेंस क्या है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, राइट। सो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो देर आर 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। सो पहला इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स में हम लोग देख सकते हैं अ टैक्स इज सेड टू बी डायरेक्ट व्हेन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स आर ऑन वन एंड सेम पर्सन। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग देख सकते हैं इफ impact if tax is on person and incidence on the another, the tax is called indirect. वहीं burdens पे चलते हैं तो direct tax is imposed on the individual organizations and burden of tax cannot be shifted to others. इसमें है क्या कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो किसी के ऊपर मतलब कि डिपेंडेबल नहीं है। उसमें कोई सेकंड पर्सन इन्वॉल्व नहीं रहता, उसमें आप रहते हो और इनकम टैक्स रहती है इन्वॉल्व। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डायरेक्ट टैक्स विद एग्जांपल प्रीवियस वाले पार्ट में। अब वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है आपको मैंने बताया था, जैसे कि आपने 1000 का शर्ट खरीदा, उसे 50 रुपया टैक्स लगा, राइट। तो वही, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोग बर्डन्स पे जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन commodities and allow the tax burden to shift, ठीक है। वही सब पॉइंट है, बस उस पॉइंट को अच्छे से यहाँ पे बताया गया है डिफरेंस में। जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था, बस आप उसको एग्जाम में क्या कर सकते हो, उसको और अच्छे से अपने तरीके से अपने क्रिएटिविटी से उसको और अच्छा बना के बस उसको लिख सकते हो। नाउ viability of payment. So direct tax are lesser burden than indirect taxes to the people, as direct tax are based on income earnings ability of the person. वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग देख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स आर borne by the consumers or customers of commodities and service irrespective of financial ability, as the MRP include all taxes. वहीं अब बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी की तरफ। तो द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ collecting direct tax is more, and improper administration may result in tax evasion. वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स इज वेरी लेस, एज इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रैप्ड अप इन प्राइजेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड कैन नॉट बी इवाडेड। सो वहीं पेनल्टी, तो पेनल्टी क्या है इस पे, इट विल लेविड ऑन द एस। एंड वहीं इनडायरेक्ट में इट इज़ लेविड ऑन सप्लायर ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था एग्जांपल्स की, आप उस एग्जांपल्स को यहाँ पे और अच्छे से बता दिया गया है, उसको मोर क्लियरली 5 वे में यहाँ पे बताया गया। तो वहीं बढ़ते हैं अब कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच आर डायरेक्टली लेविड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन एंड इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो मेरिट्स, तो देर आर just wait a second, yeah, so there are 5 merits of direct tax. So सबसे पहला इक्विटी, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी, सर्टेनिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटी, गुड इंस्ट्रूमेंट इन द केस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड सिंप्लिसिटी। तो आप जानते हैं इक्विटी क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स हैव इक्विटी ऑफ sacrifice depends upon the volume of income. They are based on the progressive principle, so rates of tax increase as the level of
income of a person rises. वहीं दूसरी तरफ बढ़ते हैं इलास्टिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस हैव इलास्टिसिटी because when the government face some emergency like earthquake, flood and famine, the government can collect money for facing those problems by direct tax. Certainty. तीसरा, डायरेक्ट टैक्सेस हैव सर्टेनिटी ऑन बोथ साइड, टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट। टैक्स पेयर के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वाले पार्ट पे, आप जाके देख सकते हो। सो द टैक्स पेयर इज अवेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ टैक्स दे मस्ट पे एंड रेट, time of payment, manner of payment and punishment from the side of government is also certain about the total amount they are getting. वहीं अब चौथे चलते हैं रिड्यूस इनइक्वालिटी। सो डायरेक्ट टैक्सेस फॉलो प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल, सो इट इज टैक्सिंग द रिच पीपल विद हायर लेवल्स ऑफ टैक्सेशन एंड द पुअर पीपल विद द लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन। वही फिफ्थ में बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों और देख सकते हैं गुड इंस्ट्रूमेंट इन द केस ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो टैक्स पॉलिसी एज fiscal instrument plays important role in the case of inflammation, so government can absorb the excess money by rising in the rate of existing taxes or imposition of new taxes. वहीं simplicity जो हमारा आखिरी पॉइंट है, डायरेक्ट टैक्स आर सिंपल while levy the rules procedures regulations of income tax are very less and simple. अब बढ़ते हैं हम लोग डिमेरिट्स क्या है डायरेक्ट टैक्स के। मेरिट्स तो हम लोग जान लिया, अब डिमेरिट्स भी होता है क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो वहीं पे भी इस कहानी के दो पहलू हैं, एक डायरेक्ट टैक्स के मेरिट्स एंड दूसरा डीमेरिट्स। तो अब डीमेरिट्स के बारे में जान रहे हो। डीमेरिट्स हमारे पास कितने टाइप के, डीमेरिट्स हमारे पास 6 टाइप के, 6 टाइप के तो हमारे पास मेरिट्स भी हैं, राइट। लेकिन डीमेरिट्स भी हमारे पास 6 टाइप के। तो सबसे पहला टाइप है इवेल्युएशन। तो डायरेक्ट टैक्स इज लंप सम, देयरफॉर टैक्स पेयर ट्राई इवेल्युएशंस। दूसरा है अनइकोनॉमिकल, अनइकोनॉमिकल वे इसको कह सकते हैं आप लोग। सो एक्सपेंसेस ऑफ कलेक्शंस आर हायर इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स बिकॉज दे रिक्वायर्ड वाइड स्पेयर्स स्टाफ फॉर कलेक्शंस, राइट। वहीं पे अब तीसरी तरफ बढ़ते हैं जो है अनपॉपुलर। डायरेक्ट टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन लंप सम फॉर द होल ईयर, सो द टैक्स पेयर फील द पेनफुल पेमेंट, दीज टैक्सेस आर देयर फॉर अनपॉपुलर। वहीं चौथी तरफ चलते हैं लिटिल incentives to work and save. So in indirect tax rates are of progressive nature, right? So a person with a higher earning is taxed more. In terms, he is left little with amount. So the taxpayer feels these incentives to work hard and save money after reaching a certain level of income. वहीं पश्चिमी तरफ चलते हैं नॉट सुटेबल फॉर पुअर कंट्री। सो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू अलॉन्ग आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री। लाइक आप देख सकते हो इसमें पाकिस्तान आगे ऐसे कंपनी है, लेकिन हम लोग यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान नहीं आएगा। वहीं एट अर्बिटरी में अब जाते हैं तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ प्रोग्रेसिव इन द टैक्सेशन, द डायरेक्ट टैक्स आर आर्टिबिट्री, राइट। मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है दोस्तों, इसलिए थोड़ा वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। इसके पहले वाले पार्ट और अगले वाले पार्ट में आपको सब चीज़ अच्छे से मिल सकता है। मेरा कोशिश है कि मैं आज ही सब चीज़ कवर कर लूँ, अगर मेरा तबीयत सही रहे तो आप लोग मैनेज कर लेना बच्चों थोड़ा सा, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, 2 मिनट रुक जाओ गाइस। So indirect tax are imposed on price of goods and services. If person paying the indirect tax can shift the incidence to another person, for example GST and custom duty. तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ जो मैंने पहले पार्ट में बताया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1000 रुपये का शर्ट है, उसमें 50 रुपये जो है जो वो GST लिया है दुकानदार, राइट, जो शॉपकीपर है।
तो शॉपकीपर क्या करेगा, शॉपकीपर जाएगा इनकम टैक्स ऑफिस जीएसटी फाइल करने, ठीक है। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कि यहाँ हम लोग खुद जाते हैं गवर्नमेंट के पास यानी इनकम टैक्स ऑफिस अपना टैक्स पे करने। तो यही चीज़ है इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो अब जानते हैं मेरिट्स क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस के। सो हाई रेवेन्यू प्रोडक्शन, राइट। सो नेचर ऑफ indirect tax is imposition on the commodities and services. Here indirect tax cover many essential goods and luxurious products, and you can also say services which are consumed by the mass, both rich and poor people. This helps in collecting large revenue. वहीं दूसरे तरफ बढ़ते हैं हम लोग नो इवेशन। Nature of indirect tax is that it is included in the price of commodities, so tax evaluation or tax avoidance is difficult. आप कोई मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद जाते हो तो उस पर लिखा रहा है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, तो बस वही चीज़ बताया गया सेकंड पॉइंट में। वहीं बढ़ते हैं तीसरी की तरफ कन्वेनियंट। So indirect taxes are small amount and indirect taxes are hidden in the price of goods and services. Hence, the burden of these taxes is not felt very much by the taxpayer and not lump sum like direct taxes. वहीं चौथे तरफ बढ़ते हैं जो है इकोनॉमिक। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इकोनॉमिकली इन कलेक्शन and the administration cost of collecting are very low. Also, the procedure of collections if these taxes are very simple. अब आते हैं हम लोग पश्चिमी की तरफ जो है वाइड कवरेज। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस कवर ऑलमोस्ट ऑल commodities like essential commodities, luxury products and harmful ones as well. वहीं छठे के तरफ चलते हैं जो है इलेसिटी। तो सिंस मेनी commodities and services are covered by indirect taxes, there is a great scope for modifying of taxes, goods and tax rate. Much depends on nature of goods and on their demands. वहीं बढ़ते अब डीमेरिट ऑफ टैक्सेस। तो कितने डीमेरिट्स हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ना है 4 डीमेरिट्स, राइट। तो चलो आओ पढ़ते हैं जल्दी से 4 डीमेरिट्स क्या क्या है। तो रिग्रेसिव इन इफेक्ट। सो एसेंशियल कम्युनिटीज आर यूज्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी व्हेन द टैक्सिंग these commodities the burden would be equal and no distinction is made between the rich and poor people, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं अनसर्टेनिटी इन कलेक्शंस। सो डिस्करेज सेविंग एंड इनकरेज इन्फ्लेमेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेएबल व्हेन people spend their income or when people buy goods and services. So tax authority cannot accurately essential estimate the total yield from different indirect taxes. वहीं तीसरी ओर बढ़ते हैं डिस्करेज सेविंग। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडिंग इन द प्राइस ऑफ commodities, so people must spend more money on essential commodities when levied indirectly. In case that means the customer cannot save some of their money. वहीं चौथे है हम लोग का इंक्रीज इन्फ्लेमेशन। सो इन इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ input and output as well. So increase in production cost push the price of the goods. So this reflections in increase in the wages of worker. अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री क्या है इन इंडियन इनकम टैक्स का। सो द वर्ड टैक्स इज डाइवर्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। जो वर्ड है टैक्स वो लैटिन वर्ड से लिया गया है टैक्सो, विच मीन्स एक सेकेंड में बता देता हूँ आपको। तो वो लैटिन वर्ड से गया है विच मीन एस्टिमेट, राइट। मैंने बताया था ये आपको फर्स्ट पार्ट में। तो वहीं अभी पढ़ते हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इनकम टैक्स। सो द वर्ड टैक्स इज डराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्सेयर और टैक्सो। इट मीन्स टू assess the worth of something. So taxes are imposed by the government for the use and service of the state. They are levied and collected by the state for the purchase or sale of merchandise or services. So
taxes provide revenue to the state, and it's therefore one of the most significant aspects of any system of administration by any form of government. वहीं दूसरे पॉइंट में ये बताया गया, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इकोनॉमिक डिपेंड्स ऑन हाउ गुड द टैक्स सिस्टम इज. अ जस्ट टैक्स सिस्टम कैन propel the economic growth of a country and lead to its prosperity. This in turn makes its citizens happy and more productive. An efficiency taxation policy leads to the growth in GDP. It is considered sound if it performs allocations, distributionals, and stabilizations functions in the economy. So, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, जो जैसा हमने बताया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. सो डायरेक्ट टैक्स आर दोज दैट एन एंटिटी रिमेट्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड एक्सेट्रा. Whereas in indirect tax are those that an entity remits through third parties. Service tax is an example of indirect tax imposed by the government of India. आगे भी है दोस्तों. सो इनकम is the money that an individual or business receives in exchange for providing a good or services. A formal tax system has been in existence in India since the time of the Maurya dynasty के समय से चले आ रहा है दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखना. The higher class of citizens contribute 1/6 of their income as a tax. It is said that even before the Mauryas, the tax was mentioned in Manu Samruti, one of the most ancient scripts of India. The subsequent Mughal invaders brought with them their own taxation system. The infamous Jizya was a tax imposed on the non-Islamic people of the land. In India, it was abolished by Akbar. तो आप सभी को पता है कि जिनिया, जो लोग आज से हैं वो उनको पता होगा कि जिनिया और क्या है क्या नहीं है. तो अभी इस बारे में बात नहीं करते, इसके ऊपर हम लोग अलग से आपको हिस्ट्री का आप लोग को बताएंगे. अभी पढ़ते हैं हम लोग आगे. So the income tax as we know it today was first introduced in India in 1860 by the British. It was introduced to compensate for the losses sustained by the government due to the liberalization of 1857. Income tax is defined as the annual charges levied on both earned income, wages, salary or commission, जिसमें आता है, और unearned income like dividend, interest or rent. So in addition to finance a government's operations, we need some progressive income taxation is designed to distribute wealth creation more evenly in the population, or you can say that to serve as a buffer in case of fluctuations in the economic cycles. So there are two basic types of income tax: personal tax and corporation income tax. अब चलो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो है असेसमेंट क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोग के एग्जाम के लिए. सो assessment. So this is the process by the income tax department of India to examine the income tax return यानी ITR filed by individual and businesses. It involves verifying the income reported, deductions claim and tax liability calculated in the ITR. अब वहीं असेसमेंट ईयर क्या होता है. सो असेसमेंट ईयर उसको बोलते हैं जब पीरियड फ्रॉम अप्रैल 1 to March 31 ड्यूरिंग विच यू आर टैक्स्ड ऑन अ मनी you received in a given financial year. In the relevant assessment year, you must file your income tax return, which is ITR. The year immediately after the financial year is also known as assessment year. ठीक है, ये चीज़ याद रखना दोस्तों. अब आओ हम लोग पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्या होता है. सो द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज द प्रीवियस ईयर
एंड द नेक्स्ट ईयर विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज असिस्टमेंट ईयर। ये चीज़ याद रखना आप लोग अच्छे से। सो इन अदर वर्ड्स द प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द असिस्टमेंट ईयर। वहीं चौथे बढ़ते हैं जो अजम्पशंस। तो अजम्पशंस क्या? अजम्पशंस रेफर्स टू द डेडिकेशन अलाउड बाय द लॉ to reduce the amount of income that would otherwise will be taxed. It is a legal deduction from the income that would otherwise be taxed for a qualifying reason. So assisi क्या होता है? Assisi is a person who paid tax or any sum of money under the provision of the Income Tax Act 1961. Further, Section 2 under 7 of the Act defines an income tax assessee as anyone who is required to pay tax on any earned income or incurred loss in a single assessment year. वही सिक्स हम लोग पर्सन। सो पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 231 of the income tax. There are 7 category covered under the term person. So this means an individual जो सैलरी पर्सन होते हैं, जो पर्सन का खुद का बिजनेस होता है, जो टीचर्स होते हैं, जो HUF के अंदर आते हैं, और एक कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड होती है। वहीं सेवेंथ हम लोग देख सकते हैं इनकम। तो द वर्ड इनकम हैज अ वेरी ब्रॉड मीनिंग इन जनरली मीन्स अ मॉनिटरी रिटर्न वेदर रिसीव्ड इन कैश और काइंड। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डज नॉट मेक एनी distinction between temporary and permanent income. So every temporary income or one time income is taxable, right? So अब बढ़ते हैं कैजुअल इनकम के तरफ। सो कैजुअल इनकम इज एन एक्स्ट्रा फाइनेंशियल boost that cannot be relied upon as a steady stream of revenue. It represents a one-time occurred and does not fall under any contractual agreement or further expectations. अब हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। एक बार चेक कर लेते क्या क्या। हाँ, सो ग्रॉस टोटल इनकम होता है GTI. सो इट इज़ द total amount earned by an individual during a financial year before claiming any deduction, expectations and allowance. It includes income from all the sources such as salary, business, professional, capital gains, house property and other sources without any deduction. वहीं 10th नंबर है टोटल इनकम। सो टोटल इनकम क्या होता है? सो योर टोटल इनकम इज योर ग्रॉस इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज लेस सर्टेन deductions such as expenses, allowance and reliefs. If you are married or in a civil partnership and jointly like आप जॉइंट रहते हो, ठीक है, और सिविल पार्टनर इनकम इंक्लूडेड इन दी टोटल इनकम। सो अगर मान लो आप किसी पार्टनर के साथ रहते हो, उसका भी इनकम आपके इनकम में वो ऐड कर दिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम पे। तो एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है? एग्रीकल्चरल इनकम इज द टोटल रेवेन्यू एंड इंडिविजुअल और एंटिटी अर्न फ्रॉम सोर्सेज इंक्लूडिंग लैंड, फार्मिंग, कमर्शियल प्रोसीड्यूर from horizontal lands and buildings or identified agricultural lands. Under the Income Tax Act of 1961, Section 2(1)(a) defines the agricultural revenue of an individual or entity. तो एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है? एग्रीकल्चर इनकम वो हो गया जो कि आप अर्न किए हुए हो, आप खुद अर्न किए हो अपने लैंड फार्मिंग से, कमर्शियल प्रोड्यूस से, फ्रॉम हॉर्टिकल्चर लैंड, ठीक है, बिल्डिंग्स और आइडेंटिफाइड एग्रीकल्चर लैंड्स। तो ये सब आपके अंडर आता है इनकम टैक्स के अंदर। अगर आप ये सब कर पा रहे हो सेक्शन 2(1)(a) के अंदर, तो आप भी टैक्स पे कर सकते हो, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे कर सकते हो आप अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया सभी को। मैं अभी अलविदा कहता हूँ क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं है दोस्तों। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, जो कि हो सकता है पार्ट 3, एंड वहाँ हम लोग बताएंगे आपको और अच्छे से कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स क्या क्या होता है BB एंड BCom बच्चों के लिए। तो जितने भी बच्चे सभी एक बार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और कौन कौन से सब्जेक्ट पे
मैं बनाऊं। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद बच्चों। मैं विदा लेता हूँ, मैं आपका दोस्त ज्ञानी बाबा। बाय बाय।